गुड इवनिंग बच्चों, मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव में। जैसा कि आप हमारे साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे थे और थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाने के कारण पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, कुछ दिन का ब्रेक लग गया था, पर कोई बात नहीं है, फिर से कंटिन्यू करते हैं। जहां तक आपने कंप्लीट कर लिया था उसके आगे बढ़ते हैं, उसके आगे पढ़ाई को अब स्टार्ट करते हैं। आप चैप्टर पढ़ रहे थे आपके ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम था ड्रेनेज। ड्रेनेज में आप क्या पढ़ रहे थे? आप ड्रेनेज में इंडियन रिवर्स के बारे में पढ़ रहे थे और इंडियन रिवर्स को पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो सब मैंने आपको बताई थी। अच्छा, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक, जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया तो मैंने कहा आपको तीन चार चीजों के बारे में जानना होता है। तीन चार चीजों में जैसे क्या क्या जानना होता है कि सबसे पहली चीज आपको जानना होता है कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। मैंने बताया ड्रेनेज बेसिन का मतलब है कि ड्रेनेज मतलब जो भी नदियां हैं वो जो एरिया कवर कर रही है, मतलब शुरुआत जहां से हो रही है और जहां पर अंत हो रहा है, मतलब जहां पर इंड हो रही है वो रिवर जाकर, वो जो जितने दूर का एरिया है वो क्या कहलाता है? ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। दूसरे नंबर पे मैंने बात की तो आपको जानना होता है कि वाटर डिवाइड क्या होता है। मैंने कहा वाटर डिवाइड की अगर बात करेंगे तो दो ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है, एक नदी इधर से जा रही है, एक नदी इधर से जा रही है, उसके बीच में क्या है? एक लैंड है, मतलब एक जमीन है, एक शहर बसा हुआ है, वही क्या कहलाता है? वो जो शहर जो बीच में है दोनों नदियों के, वही क्या कहलाता है? वाटर डिवाइड कहलाता है। और मैंने इसमें एग्जाम्पल बताया है अंबाला के बारे में। फिर मैंने कहा अगर लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन की बात करेंगे तो पूरे विश्व में जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वो किसका है? तो वो मैंने आपको अमेजन रिवर का बताया है। फिर मैंने कहा अगर इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया में जो लार्जेस्ट बेसिन है वो गंगा रिवर का है। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे मैंने मियंडर के बारे में बताया। मैंने कहा मियंडर क्या है? तो मैंने कहा मियंडर एक तरह से जो रिवर्स के द्वारा जो पाथ है जो कवर किया गया है, और वो जो कवर पाथ है वो एक स्नेक कवर पाथ है, उसे ही मियंडर कहा जाता है। चौथे नंबर पे हमने बात की ऑक्सबो लेक की। बहुत सारी लेक्स हैं हमारे यहाँ जो इसी की तरह बनती हैं। जम्मू कश्मीर की जो लगभग लेक्स हैं वो ऑक्सबो लेक ही होती हैं। अब ऑक्सबो लेक का मतलब है कि जब मियंडर के हिसाब से वो ऐसे से आ रही है तो ये थोड़ा सा पार्ट क्या होता है? कटकर अलग हो जाता है। अब ये कटकर अलग हो गया तो ये जो लेक्स बनती हैं वही क्या कहलाती है? आपकी ऑक्सबो लेक कहलाती है। ये कंप्लीट हुआ तो हम सीधे रिवर सिस्टम पर आए और हमने कहा अगर रिवर सिस्टम के बारे में आपको जानना है तो भारत में दो तरह के रिवर सिस्टम के बारे में आपको जानना होता है। मतलब अगर रिवर सिस्टम पढ़ना है तो इसी हिसाब से पढ़ना होता है। अगर पहले रिवर सिस्टम की बात करेंगे तो पहला जो रिवर सिस्टम होता है वो होता है हिमालयन रिवर सिस्टम, और दूसरे रिवर सिस्टम की बात करेंगे तो दूसरा जो होता है वो होता है आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब अगर हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें तीन रिवर्स आपको पढ़नी होती हैं। पहली जो पढ़नी होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इंडस के बारे में जानना होता है, दूसरी जो होती है वो होती है गंगा, और तीसरी जो होती है वो होती है ब्रह्मपुत्र। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में आपको तीन रिवर्स के बारे में जानना होता है। पहली होती है आपकी इंडस, दूसरी होती है आपकी गंगा, और तीसरी होती है आपकी ब्रह्मपुत्र। अगर पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में जानना है तो दो तरह से जानना होता है, एक होती है वेस्ट फ्लोइंग और दूसरी होती है ईस्ट फ्लोइंग। अब वेस्ट फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग क्या है इनके बारे में जान लेते हैं। अगर आप वेस्ट फ्लोइंग की बात करेंगे तो वेस्ट का मतलब है किधर? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब उल्टी। वेस्ट मतलब हमेशा उल्टी समझेगा, ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है। और ईस्ट से वेस्ट में आपने दो रिवर पढ़ी जिसमें पहली थी नर्मदा और दूसरी थी तापी। और भी है, नर्मदा, तापी है, उसके बाद साबरमती है, ठीक है। ऐसी भी रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लो कर रही हैं। ईस्ट रिवर में आपको चार रिवर के बारे में पढ़ना होता है जिसमें आपने गोदावरी पढ़ लिया, महानदी पढ़ लिया, गोदावरी और महानदी पढ़ लिया। अब आपको पढ़ना है कृष्णा और कावेरी के बारे में, ठीक है। तो ईस्ट फ्लोइंग में आपको, पेनिनसुलर की ईस्ट फ्लोइंग में आपको चार रिवर पढ़नी है। अब फिर एक एक करके आपने रिवर्स को पढ़ना जब स्टार्ट किया तो सबसे पहली जो रिवर आई वो आई इंडस रिवर। मैंने कहा कोई भी रिवर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें तीन चार चीजें आपको दिमाग में रखनी होती है। तो तीन चार चीजों में क्या क्या? मैंने कहा सबसे पहली चीज कि रिवर ओरिजिनेट कहां से हो रही है। तो रिवर मतलब निकल कहां से रही है? तो इंडस जो रिवर निकल रही है वो मैंने कहा तिब्बत के पास मानसरोवर लेक से निकल रही है। मानसरोवर लेक से निकल रही है, मतलब मानसरोवर लेक के पास से निकल रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा दूसरी चीज इसकी टोटल लेंथ आपको दिमाग में रखनी होती है। तो अगर टोटल लेंथ की बात करेंगे तो जो इंडस की टोटल लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर, पर ये तो टोटल है। और मैंने कहा इंडस जो है वो आधे से ज्यादा पाकिस्तान में बहती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लिए वरदान का काम करती है। अगर पाकिस्तान में इंडस रिवर ना बह रही होती तो जान लीजिए कि पाकिस्तान सूखा मर जाता, ठीक।
और यही बात कह रहे थे कि इंडस का पानी रोक लेंगे, आप सुना होगा आपने बीच में, पर पानी वानी रोक नहीं सकता है कोई, पानी रोक लेंगे तो लेके जाएंगे कहां पानी, ठीक है, अपना देश बाढ़ में निपट जाएगा, तो इसीलिए पानी वानी कोई नहीं रोक सकता है, तो वो भ्रामिक खबरों से आप दूर रहा करिए, ठीक। उसके बाद भारत में कितना ट्रेवल कर रही है, तो 1114 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने कहा जो जानना है आपको वो ट्रिब्यूटरीज के बारे में, मतलब इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या है, मैंने कहा एक नदी ऐसे जा रही है, ये आपकी मेन रिवर है, उसके बाद कई सारी रिवर अपना पाथ चेंज करके आकर इसमें मिल रही हैं, तो ये सब जो रिवर मिल रही हैं आके, ये सब कौन सी रिवर हैं, तो ये सब आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसी ट्रिब्यूटरीज में मैंने 9 ट्रिब्यूटरीज के आपके बारे में बताया, मैंने कहा 5 तो आपको पंजाब से ही याद रखनी है, कौन कौन सी, तो झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, रावी। उसके बाद 4 जो हैं वो अलग आपको याद रखनी है, जिसमें नुब्रा है, हुंजा है, जास्कर है और श्योक है, ठीक है, ये 3 चीजें आपको जाननी है। फिर इंडस से और मैंने बताया कि इंडस रिवर ट्रीटी हो रही है, इंडस रिवर ट्रीटी या इंडस रिवर समझौता, वही जो मैंने आपको बता रहा था जिसमें पानी रोकने की बात हो रही थी। और इस इंडस रिवर ट्रीटी कब हो रही है, तो ये हो रही है 1960 में, 1960 में, और इसके जरिए इंडस का मात्र 20% वाटर ही इंडिया यूज करेगा, बाकी वाटर कौन यूज करेगा, बाकी वाटर आपका पाकिस्तान। अब आपके समझ कैसे 20%, 20% का मतलब है कि उस वाटर में डैम्स, फिशरीज, ये सब मात्र 20% ही कर पाएंगे हम लोग, बाकी सब का होंगे दूसरे देश पाकिस्तान वाले करेंगे। इंडस कंप्लीट हुई तो दूसरे नंबर पे आती है गंगा रिवर सिस्टम। देखिए रिवीजन करते रहिए, गंगा रिवर सिस्टम। अब अगर गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो ये जो गंगा रिवर सिस्टम है, इसको समझने के लिए आपको 2 रिवर को समझना पड़ेगा, इसकी ओरिजिनेशन को समझने के लिए। अब ओरिजिनेशन को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो गंगा रिवर है उसमें 2 रिवर के मेल को गंगा रिवर के नाम से जाना जाता है। कौन सी 2 रिवर, तो मैंने कहा एक रिवर जिसका नाम है भागीरथी, एक रिवर है जिसका नाम है भागीरथी, और दूसरी रिवर है जिसका नाम है अलकनंदा। एक रिवर है जिसका नाम है भागीरथी और दूसरी रिवर का नाम है अलकनंदा। भागीरथी कहां से निकल रही है, तो भागीरथी आपकी निकल रही है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, दूसरी तरफ से अलकनंदा आ रही है। और जब भागीरथी अलकनंदा कहां पर मिल रही हैं, तो ये देवप्रयाग उत्तराखंड में मिल रही है, देवप्रयाग उत्तराखंड। देवप्रयाग कहां पर है, तो देवप्रयाग उत्तराखंड में है। ये दोनों नदियां जहां से मिलती है वहां से गंगा बनकर आगे चलती हैं। तो ओरिजिनेशन समझ में आ गया। उसके बाद टोटल लेंथ की बात करेंगे तो 2500 किलोमीटर इसका बेसिन होता है, जो इंडिया का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन होता है। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करेंगे तो मैंने कहा गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज जानने के लिए आपको 2 तरफ से जाना पड़ेगा, पहली राइट साइड और दूसरी लेफ्ट साइड। अब राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या है, मान लीजिए ये गंगा रिवर जा रही है, ये ऐसे गंगा रिवर जा रही है, जो इधर से आ रही हैं वो आपकी कौन सी हो गई, लेफ्ट साइड से हो गई, और जो इधर से आकर मिल रही हैं वो आपकी राइट साइड से मिल रही हैं। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड से जान लेते हैं, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड की रिवर जानते हैं। तो मैंने कहा 4 रिवर दिमाग में रखना है, जी 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 के, कौन सी, गंडक, घाघरा, गोमती, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ठीक है, ये आपकी लेफ्ट साइड से आ रही है, मतलब इधर से आ रही है। राइट साइड की बात करेंगे तो इसमें भी 4, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी यमुना, क्योंकि ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज के रूप में जानी जाती है, यमुना, बेतवा, केन और सोन, ये 4 रिवर आपको ट्रिब्यूटरीज के बारे में जाननी होती है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो गंगा जो है वो आगे बढ़ती है, और जब ये वेस्ट बंगाल, कौन कौन से एरिया कवर कर रही है, कौन कौन से स्टेट से होकर जा रही है, तो उत्तराखंड, उधर उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल होते हुए ये निकल जाती है बांग्लादेश, ठीक है। तो मैंने कहा जब ये वेस्ट बंगाल पहुंचती है तो ये वेस्ट बंगाल पहुंचकर 2 भाग में बढ़ जाती है। एक भाग जो होता है वेस्ट बंगाल के फरक्का में, 2 भाग में बढ़ गई, एक भाग जो होगा वो आपका हुगली नदी के नाम से जाना जाएगा और एक मेन रिवर रहेगी, ठीक है। फिर मैंने कहा अगर बांग्लादेश में जाती है तो गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है और विश्व का सबसे बड़ा रिवर डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है आपका सुंदरबन का डेल्टा। तो इतना पॉइंट आपको गंगा रिवर से। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आती है वो आती है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब अगर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करेंगे तो जो ब्रह्मपुत्र है वो भी आपकी आपकी चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल रही है। आपका तिब्बत के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल रही है, और ये
पहले तो तिब्बत में जाएगी, फिर चाइना में जाएगी और फिर ये इंडिया में पहुंचेगी। ठीक है, तो तिब्बत चाइना होते हुए कहां पर पहुंचती है? इंडिया में पहुंचती है। जब ये तिब्बत में रहती है तो इसको ब्रह्मपुत्र रिवर को एक नाम से जाना जाता है सांगपू। ठीक है, अब जब ये चाइना में पहुंचती है तो इसको जाना जाता है यारलुंग जैकबो, यारलुंग जैकबो। और जब ये इंडिया में पहुंचती है और असम में ये लगभग 8 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, आपने ओरिजिनेशन देख लिया कहां से हो रहा है। उसके बाद ट्रेवल कितना कर रही है? तो मैंने कहा ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये लगभग 3080 किलोमीटर टोटल ट्रेवल करती है। टोटल मतलब तिब्बत चाइना और सबको मिला लेंगे। ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो इसकी ट्रिब्यूटरीज है देहांग है, तिस्ता है। ठीक है, ऐसी जो रिवर्स है इसकी ट्रिब्यूटरीज का काम करती हैं। ये कंप्लीट हुआ, फिर हम आगे बढ़ते हैं पेनिनसुलर रिवर पर। अब पेनिनसुलर रिवर्स को समझते हैं वहां से चल के, क्योंकि ये इतना आपका रिवीजन था जो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एक एक करके आपने पढ़ा। ये देखिए आपने गंगा रिवर, ये आपने हिमालयन रिवर सिस्टम में इंडस के बारे में पढ़ा। ये आप इंडस देखिए आपने उसके बाद आपने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा। ये देखिए जो मैंने कहा देवप्रयाग, ये जगह जो देवप्रयाग है ये देखिए इधर से आ रही है आपकी कौन? एकदम तेजी से आती है ऊपर से पहाड़ों से कौन? आपकी भगीरथी। और इधर एकदम धीरे धीरे आ रही होती है अलकनंदा, दोनों मिल गई। ठीक है, और ये देखिए आपका गंगा का वो जो है क्या कहते हैं ट्रिब्यूटरी सिस्टम। तो बहुत सारी रिवर्स इसमें तो मैंने बताई हैं। देखिए यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब राइट साइड से। उसके बाद अगर आप बात करेंगे इसकी सिंध, बेतवा, केन, सोन, दामोदर, ये सब लेफ्ट साइड से और ये सब राइट साइड से मिल रही हैं। ब्रह्मपुत्र कंप्लीट हुआ आपका। तो फिर हम आगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में, और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में मैंने कहा सबसे पहले आप पढ़ेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में सबसे पहली रिवर आ रही है नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर कहां से निकल रही है? तो मैंने कहा अमरकंटक हिल एमपी से निकल रही है। अमरकंटक हिल एमपी से निकल रही है। ठीक, उसके बाद कहां कहां जा रही है? तो मैंने कहा एमपी से तो निकल रही है, एमपी और गुजरात होते हुए सीधे अरेबियन सी में गिर पड़ती है। उसके बाद नर्मदा नदी से आपको याद रखना है ये फोटोजेनिक कुछ जगह बनाती है, मतलब ऐसी जगह जहां आप जाके फोटो खिंचा सके। तो कौन कौन सी? जिसको मार्बल रॉक बना रही है जबलपुर में मार्बल रॉक आपकी कहां बना रही है? तो जबलपुर में। और दूसरा धुआंधार रॉक्स बना रही है कहां पर? तो भेड़ाघाट में। उसके बाद मैंने आपको एक नोट पॉइंट बताया, मैंने कहा अगर नर्मदा रिवर से बात करेंगे तो नमामि देवी नर्मदे एमपी गवर्नमेंट के द्वारा 11 दिसंबर 2005 को एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसमें नर्मदा को साफ करने बचाने की बात की गई थी। आगे बढ़ेंगे, नर्मदा कंप्लीट हुई, फिर नर्मदा आ गई। तापी रिवर की बात करेंगे तो तापी नर्मदा के एकदम पैरेलल बहती है। ठीक है, दिखा दें आपको, कहां गया? अगर तापी, ये देखिए ये है नर्मदा, ये है आपकी नर्मदा और ये है आपकी तापी। नर्मदा के एकदम पैरेलल आपकी तापी बह रही है। ठीक है, तापी कंप्लीट हो गया तो मतलब आपके जो एनसीईआरटी में वेस्ट फ्लोइंग था वो आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप ईस्ट फ्लोइंग में आते हैं, और ईस्ट फ्लोइंग की अगर बात करेंगे तो सबसे पहली रिवर आपको पढ़नी होती है गोदावरी, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटू में सबसे लंबी रिवर का नाम है आपकी गोदावरी। ठीक है, कहां से निकल रही है? तो नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से निकल रही है। कितना ट्रेवल कर रही है? तो 1500 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। और इसका जो बेसिन है वो 15% पार्ट महाराष्ट्र में, बाकी एमपी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। याद रखना है ट्रिब्यूटरीज आपको। ठीक है, गोदावरी की अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो गोदावरी की आपकी ट्रिब्यूटरीज है पूर्णा, गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्रणहिता, वेनगंगा और पेनगंगा। ठीक है, ये तीनों, ये सब आपकी गोदावरी सबसे बड़ी रिवर है आपकी पेनिनसुलर रिवर्स में, जिसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद महानदी की बात करेंगे तो महानदी आपकी कहां से निकल रही है? तो महानदी आपकी छत्तीसगढ़, ठीक है, कहते हैं महानदी छत्तीसगढ़ या एमपी से, इसी के बीच से निकलती है। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है? तो लगभग 860 किलोमीटर चलती है। उसके बाद कौन कौन से स्टेट? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। महानदी के बाद आप कृष्णा रिवर की बात करेंगे, और अगर कृष्णा रिवर, देखिए इंपॉर्टेंट रिवर होती है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर की बात करेंगे तो कहां से निकली है? तो महाबलेश्वर है, वहां से निकलती है महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद टोटल लेंथ ऑफ कृष्णा रिवर इज 1400 किलोमीटर, मैक्सिमम था 1500 जो गोदावरी का था। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी कृष्णा रिवर होती है। ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो इसकी ट्रिब्यूटरीज है तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी और भीमा। ठीक है, मैंने कहा तुंगभद्रा,
कोयना, घटप्रभा, मूसी और भीमा, ये आपकी कृष्णा रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसका जो ड्रेनेज है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कावेरी रिवर की बात करेंगे तो कावेरी रिवर आपकी कहां से मिल रही है, तो ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ कर्नाटका, मतलब ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से ये निकलती है और ब्रह्मगिरी पहाड़ियां कर्नाटक से निकलती। कितना ट्रेवल कर रही है कावेरी, तो 760 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो याद रखना है अमरावती इंपॉर्टेंट होती है, अमरावती, भवानी, हेमावती और कोबनी, ठीक है, ये आपकी जो होती हैं ट्रिब्यूटरीज के रूप में जानी जाती हैं और कहां का, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु से होकर ही जाती है। तो ट्रिब्यूटरीज अमरावती, भवानी, हेमावती, कबानी, ये सब आपकी कौन सी रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये सब आपकी कावेरी रिवर के ट्रिब्यूटरी। कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बताया, तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी और भीमा। उसके आगे बढ़ेंगे तो एक कुछ नोट पॉइंट में लिखा है, देख लेंगे। द रिवर कावेरी मेक द सेकेंड, कावेरी जो रिवर है वो सबसे बड़ा, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आपका वाटरफॉल बनाती है, मतलब ऊपर से जो पानी गिरता है वो क्या नाम है उसका, शिव समुद्रम वाटरफॉल कावेरी नदी पर है, दूसरा सबसे बड़ा। तो पहला कौन सा है, तो कह रहे थे बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, कुंचिकल वाटरफॉल एट कर्नाटका, किस नदी पर है, तो आपकी वाराही रिवर पर है। कुंचिकल वाटरफॉल कहां पर है, कर्नाटका में, और किस रिवर पर है, तो वाराही रिवर पर है। उसके आगे बढ़िए, देखिए सब आपकी पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में दिया हुआ है। मैंने कहा देखिए आपने नर्मदा पढ़ी या आपने तापी पढ़ी, ये आपकी महानदी जा रही है, ये सबसे लंबी आपकी गोदावरी जा रही है, उसके बाद फिर ये आपकी कृष्णा जा रही है और ये फिर आपकी कावेरी जा रही है, ठीक है। तो इतनी रिवर्स आपने पढ़ा। अब आप बात करेंगे लेक्स इन इंडिया की, मतलब भारत में झीलों के बारे में बात करेंगे। झील कैसे बन रही है, तो झील नदियों के कारण बन रही है, या फिर झील आपकी समुद्रों के कारण बन रही है, या फिर झील जो आपकी बन रही है वो आपके कोई ना कोई उल्का पिंड गिरने के कारण बनी। जैसे भारत की लोनार झील जो है महाराष्ट्र में, वो उल्का पिंड गिरने के कारण बनी हुई है। आपकी लोकटक झील की बात करेंगे तो ये एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक का मतलब है नदियों का रास्ता था कटिगा, तो झील बन गई आपकी। तो झील क्या है, तो कह रहा है इंडिया हैज मेनी लेक्स, मोस्ट लेक्स आर परमानेंट बट सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मतलब बहुत सारी लेक्स तो है इंडिया में, पर मोस्ट ऑफ जो है वो परमानेंट है, पर कुछ ऐसी हैं जिनमें बारिश के सीजन में ही पानी आता है। सम लेक्स आर द रिजल्ट ऑफ ग्लेशियर एक्शन, मैंने कहा ना कैसे बन रही हैं, तो कुछ ग्लेशियर के कारण बन रही हैं। उसके बाद एंड आइस शीट, सम मे हैव बीन फॉर्म्ड बाय विंड, कुछ हवाओं, जैसे आप जाएंगे राजस्थान, तो राजस्थान में राजसमंद, ये सब जो झीलें हैं, ये सब जो आपकी लेक्स हैं, वो सब बेसिकली किसके कारण बन रही है, तो विंड के कारण बन रही है। विंड रिवर एक्शन के कारण आप देख रहे हैं, तो मैंने कहा पुलिकट वगैरह झील जो बन रही है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब कुछ मॉडर्न तरीके से बन रही है, हम उसको लिविंग, मतलब एज आ हम मानो मेड या फिर ह्यूमानो मेड कह रहे हैं, ह्यूमन मेड होती हैं, ठीक है। कुछ जान लेते हैं, कुछ लेक्स के बारे में जान लेते हैं। तो लिखा है आपका स्पिट्स एंड वॉच फॉर्म द लैगून इन कोस्टल, एक लैगून लेक्स होती है जो समुद्र के द्वारा बनती है, ये सी के द्वारा बनती है, ठीक है। कोस्टल एरियाज सच है चिल्का लेक, चिल्का लेक कहां पर है, तो आपको दिमाग में रखना है चिल्का खारे पानी की, सॉल्ट वाटर की, भारत में सबसे बड़ी लेक है, ठीक है। चिल्का लेक कहां पर है, तो चिल्का लेक आपकी उड़ीसा में है। उसके बाद मैंने कहा पुलिकट लेक की बात करेंगे, तो पुलिकट लेक कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश में। एक पुलिकट है और एक है और जिसको हम, एक पुलिकट है, एक और है जिसको हम बेसिकली आर्टिफिशियल लेक के बारे में कहते हैं, मतलब आर्टिफिशियल कह रहे हैं, वो तैरती हुई लेक होती है, फ्लोइंग लेक होती है, उसको भी दिमाग में आपको रखना है। उसके बाद कोल्लूरू लेक कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। तो पुलिकट और कोल्लूरू लेक ये सब लैगून लेक्स है, मतलब ये तटीय इलाकों में, आप जान रहे हैं इधर आपका उड़ीसा पड़ रहा है, इधर समुद्र है, इधर आपका आंध्र प्रदेश पड़ रहा है, इधर समुद्र है, तो इनके कारण जो लेक्स बन रही है, तो उड़ीसा में बन रही चिल्का लेक, पुलिकट और कोल्लूरे लेक जो बन रही है वो आंध्र प्रदेश में बन रही है। आगे बढ़ते हैं। लेक्स इन द रीजन दैट समटाइम्स सीजनल सच एज सांभर लेक्स, देखो मैंने कहा सीजन होती है, तो सांभर लेक राजस्थान की सीजनल लेक है भैया, जब पानी आएगा तभी तो बढ़ेगा। आपकी राजसमंद लेक एंड जयसमंद लेक इन राजस्थान, तो राजस्थान की जितनी भी लेक हैं वो केवल सीजनल लेक के रूप में जानी जाती हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक आर इन हिमालय रीजन, अब देखो जो हिमालय ग्लेशियर से पानी आ रहा है वहीं पर फ्रेश वाटर, और भारत की सबसे फ्रेश वाटर की झील है वो आपकी वूलर झील, ठीक है। वूलर झील कहां पर है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है आपकी वूलर लेक, ठीक है। तो सबसे बड़ी आपकी मीठे पानी की झील है भारत की, वो है वूलर झील। सबसे बड़ी आपकी सॉल्ट वाटर लेक है वो है आपकी चिल्का लेक उड़ीसा की, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट दिमाग में रखना है।
उसके बाद और भी हैं आपकी, जैसे डल लेक बात करेंगे, डल लेक कहां पर है, तो डल लेक आपकी जम्मू कश्मीर में है। भीमताल, मैंने ताल से अगर कोई भी लेक आ रही है तो उत्तराखंड दिमाग में रखिएगा, ताल से कोई भी लेक, ठीक है। देखिए भीमताल, नैनीताल, लोकटक, हाँ इसके बारे में बात कर रहे थे। ये आपकी फ्लोटिंग वाटर है, मतलब तैरती हुई झील, मतलब इस पे एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो लोकटक आपको याद रखनी है मणिपुर, पुलिकट याद रखना है आंध्र प्रदेश से। उसके बाद बारापानी है, बारापानी कहां पर है, तो मेघालय में है, ठीक है। ये सब लेक्स हैं इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं। कौन कौन सी, तो जम्मू कश्मीर। अब देखिए 3 तरह की लेक्स बताई मैंने, पहले लैगून लेक बताई, इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। मैंने कहा लेक्स जो होंगी वो भारत में 3 तरह की होंगी। जो पहली लेक होगी, जो आपको यहां से पढ़ना है, पहली जो लेक होगी वो लैगून लेक्स होगी। लैगून लेक्स किसके कारण बन रही है, तो सी लेवल के जो अगल बगल लेक्स होती हैं, समुद्रों का पानी आता है और कहीं पर, जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्रों का पानी इधर आया और कहीं जगह पर ऐसे आकर पानी ये रुक गया और समुद्र के कारण लगातार इसमें पानी भरता रहता है, तो वो लैगून लेक कहलाती है। और भारत के जितने कोस्टल एरियाज होंगे वहीं तो लैगून लेक होगी। तो पहला कोस्टल एरिया मैंने कहा उड़ीसा, उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा में एक लेक है जिसका नाम है चिल्का, और ये जो चिल्का लेक है ये साल्ट वाटर की सबसे बड़ी लेक है। उसके बाद दूसरे में मैंने आंध्र प्रदेश बताया, और मैंने कहा आंध्र प्रदेश से बात करेंगे तो 2 लेक, एक पुलिकट, ये भी आपकी लैगून लेक है, और दूसरी अगर बात करेंगे तो कोल्लेरू, ठीक है, कोल्लेरू, ये भी आपकी एक लैगून लेक है। लैगून लेक कंप्लीट हुआ तो मैंने कहा विंड के हिसाब से या फिर एक्टिविटीज या फिर ऐसी लेक्स जो हमेशा भरी नहीं रहती हैं वो राजस्थान में पाई जाएंगी। और राजस्थान की लेक्स के बारे में मैंने बताया कि 3 लेक आपको, राजसमंद, जयसमंद, ये सब जो लेक्स है, सांभर, ये सब जो लेक हैं आपकी, ये सब आपकी कैसी लेक है, राजस्थान की लेक हैं। जो बेसिकली किस कारण से राजस्थान की लेक, इस कारण से क्योंकि ये क्या होती है, कभी कभी पानी, सीजनल लेक कहते हैं इन्हें, सीजनल लेक, ठीक है, मतलब सीजन में रहती हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर मैंने बताया कि मीठे पानी की झील या फिर स्वीट वाटर लेक। तो स्वीट वाटर लेक कहां पर पाई जाएगी, जहां पर पानी ग्लेशियर से आ रहा होगा, कहां पर, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां सबकी जो लेक्स होंगी वो स्वीट वाटर लेक्स होंगी। और भारत में सबसे बड़ी स्वीट वाटर लेक है वूलर लेक। वूलर लेक कहां है, तो जम्मू कश्मीर में, आपको याद रखना है। उसके बाद मणिपुर की एक लेक है जिसको आपको याद रखना है, जिसको कहते हैं आपकी पुलिकट, नहीं पुलिकट तो आंध्र प्रदेश में, मणिपुर की अभी आपको बताया था नाम में, पुलिकट और मणिपुर में लोकटक, सॉरी हाँ लोकटक, लोकटक, लोकटक आपकी हो गई। उसके बाद मैंने एक और बताया, अगर आप जम्मू कश्मीर की डल लेक की बात करेंगे तो ये भी आपकी कहीं ना कहीं एक स्वीट वाटर लेक है। तो ये सब लेक्स जो हैं ये कहां पर बन रही हैं, 3 तरह की लेक्स मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं तो आपने एक और देखा, एक आर्टिफिशियल लेक्स होती हैं। आर्टिफिशियल लेक का मतलब है वो किसके द्वारा बनाई जा रही हैं, वो मानव निर्मित लेक है। तो कह रहा अ पार्ट ऑफ नेचुरल लेक, सम ऑफ आर्टिफिशियल लेक। और ये क्वेश्चन आ जाता है आपका कि ये बताइए कि भारत में आर्टिफिशियल लेक्स कौन सी है। तो भारत में जो आर्टिफिशियल लेक है वो आपकी है गुरु गोविंद सागर लेक, जो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हाइडल पावर के लिए बनाई जा रही है, मतलब जो आपकी बेसिकली जो पानी के द्वारा जो हम पावर जनरेट कर रहे हैं उसके लिए बनाई गई है गुरु गोविंद सागर लेक। नाम याद रखना है, गुरु गोविंद सागर लेक। और ये कहां पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो लेक है जो आर्टिफिशियल लेक के रूप में जानी जाती है। अब अगर लेक्स इन इंडिया की बात करेंगे, देखिए कुछ लेक्स हैं जिनको आपको मैंने अलग से लिखवाया था, इसको आप अलग से लिख लीजिएगा। जैसे मैंने कहा वूलर लेक अभी बताया आपको कहां पर है, जम्मू कश्मीर। डल लेक कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर। मैंने कहा ताल से कोई भी लेक आ गई तो उत्तराखंड, बिना सोचे समझे। नैनीताल, भीमताल। अभी गोविंद सागर मैंने बताया ये एक आर्टिफिशियल लेक है और ये कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। लोकटक मैंने बताया कि इसी पर एक तैरता हुआ आपका नेशनल पार्क पाया जाता है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जिसका नाम है कीबुल लामजाओ, और ये कहां पर है, तो मणिपुर। बारापानी याद रखना है, बारापानी लेक मेघालय, चिल्का लेक उड़ीसा, सांभर, राणा प्रताप ये दोनों राजस्थान, निजाम सागर तेलंगाना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बीच में पाई जाती है, पुलिकट आंध्र प्रदेश, और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, और हीराकुंड आपकी उड़ीसा। ठीक है, तो इतनी आपकी लेक्स है जिनको आपको नाम दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मैंने आपको पूरी बताया है कि कौन सी लेक्स कहां पर है। आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक।
ठीक है। मैंने कहा वुलर लेक, आप देख रहे हैं वुलर लेक आपका कश्मीर में है। आपकी कांवर लेक बिहार की एक लेक है, ठीक है, जिसको एशिया की सबसे बड़ी झील के रूप में जाना जाता है, जो किसके द्वारा, आपकी ऑक्सबो लेक है। ये जो कांवर लेक है ये एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक आपने पढ़ा ना कि किसी नदी के कट जाने से, तो कौन सी नदी, तो आपकी कोसी रिवर जो है उसके कट जाने से, क्योंकि कोसी रिवर बहुत रास्ता चेंज करती है। कोसी रिवर को आपका बिहार की शोक भी कहा जाता है, मतलब बिहार में बाढ़ आने का कारण घाघरा, गंडक और कोसी को ही माना जाता है। तो कोसी रिवर के कारण एक कांवर लेक कहाँ है, तो बिहार में है। मैंने कहा यह है आपकी लोकटक लेक कहाँ है, तो मणिपुर में। इंदिरा सागर लेक एक याद रखना है, जो नहीं बताया वो कहां पर है, मध्य प्रदेश में। नागार्जुन सागर आपको अभी बताया कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। शिवाजी सागर ये पूछ ली जाती है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में एक और है याद रखिएगा, लोनार लेक, ठीक है, ये भी पूछ ली जाती है। सरदार सरोवर लेक कहां पर है, तो सरदार सरोवर लेक गुजरात। उसके बाद धेबर लेक से आपको राजस्थान से राजसमंद, जयसमंद, सांभर भी बताया है, ठीक है। तो इतनी आपकी लेक्स हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए पूरी आपकी जो मैंने लिखाया था वो देखिए पूरा ग्राफ में बना हुआ, ऐसे बना लीजिएगा कॉपी में आप लोग, ठीक है। केवल नोट्स बनाने का फायदा नहीं है, ये सब चीज को बनाएंगे तभी आपको याद होगा। और लास्ट बात करते हैं रोल्स ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, मतलब हमारी जो रिवर है, हमारी जो नदियां हैं, उनका इकोनॉमी में क्या रोल है। तो कह रहे हैं रिवर्स आर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर एंड एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। आप जान रहे हैं इकोनॉमी में क्या रोल है। अगर रिवर्स ना होती तो हम एग्रीकल्चर ना कर पाते, खेती ना कर पाते, और खेती ना कर पाते तो हमारे यहाँ फूड ग्रेन्स ना होता, तो खाने की बड़ी दिक्कत होती। जैसे आप देखिए रिवर्स कहाँ नहीं है, अगर आप सऊदी, दुबई वगैरह जाएंगे तो वहां पर रिवर्स नहीं है, इसीलिए वहां पर तेल तो सस्ता है पर खाने की चीज महंगी है। आलू जो 20 रुपया किलो आप यहाँ खा रहे हैं, वहां 1000 रुपया किलो मिलता है। क्यों? क्योंकि आलू का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। सेटलमेंट ऑन द रिवर बैंक एंड नाउ बिकम अ बिग सिटीज। तो पहले रिवर बैंक से जगह बनारस वगैरह देख रहे हैं, आपकी बड़ी बड़ी सिटी केवल रिवर बैंक के किनारे ही हैं। रिवर्स आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, हाइड्रो जनरेशन आप देख रहे हैं रिवर्स के द्वारा नहरों को काटकर लेक्स बनाई जा रही है या फिर बांध, डैम्स बनाए जा रहे हैं, और जिसके कारण आप देख रहे हैं हाइड्रो पावर नेविगेशन किया जा रहा है, फिशरीज वगैरह की जा रही है। तो रिवर्स हमारे इकोनॉमी में बहुत योगदान देती है। उसके बाद पॉल्यूशन इन रिवर्स आप देख रहे हैं, सबसे मेजर प्रॉब्लम है इतने टाइम की रिवर्स जो है वो पॉल्यूटेड है, मतलब प्रदूषित है। क्यों प्रदूषित हो रही है? तो क्वालिटी ऑफ रिवर्स वाटर इज अफेक्टेड बाय द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। क्या हो रहा है कि इसमें जो भी आपके वेस्टेज हैं वो क्या कर रहे हैं, नदी में जा रहे हैं। जो डोमेस्टिक वेस्टेज हैं, जो म्युनिसिपल वेस्टेज हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं, या फिर जो एग्रीकल्चरल वेस्टेज हैं, ये सब कहां पर, रिवर्स में जा रहे हैं, जिसके कारण ये पॉल्यूटेड हो रही है। देखिए लिखा है इंडस्ट्री के जो इन्फ्लुएंस है वो भी रिवर्स में जा रहे हैं, जिसके कारण ये पॉल्यूटेड हो रहा है। कंसर्न ओवर राइजिंग पॉपुलेशन इन आवर रिवर्स लीड टू लॉन्चिंग वेरियस एक्शन प्लान टू क्लीन रिवर्स। हम देख रहे हैं कि हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं गंगा, यमुना, मतलब जितनी भी रिवर्स इनको साफ करने के लिए, और एक ये प्लान आपका पूछ लिया जाता है, द गंगा एक्शन प्लान कब आया था, तो 1985 में। और एंड द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान कब आया था, 1995 में। तो गंगा एक्शन प्लान कब आया, तो 1985 में, और गंगा कंजर्वेशन प्लान कब आया, तो 1995 में। और अगर नमामि गंगे की बात करते हैं तो नमामि गंगे आ रहा है आपका 2014 में। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो इतना था चैप्टर आपका, ड्रेनेज चैप्टर खत्म हो गया। अब कल से हम चैप्टर 3 आपका हिस्ट्री का पढ़ाएंगे, तो वो दिमाग में रखिएगा। तो बस आज इतना ही, अच्छे से पढ़ाई करिए। थोड़ा सा लंबा चला गया लेक्चर, पर पढ़ते रहिए, दिमाग में सब कुछ बैठाते रहिए। आज आपको मैं इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।